हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडर के लिए पार्ट ए का मॉडल पेपर 29 आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार व बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है, जहां से आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, यूनिक और जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर, जहां से आपके एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 29 का पहला प्रश्न। इसमें क्या है जीके का, कि वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों आपको बताना है कि वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों किसने? राव उदय सिंह, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या राव जोधा ने किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों तो किसने नहीं की दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राव चंद्रसेन ने नहीं की। जबकि मालदेव कौन थे? राव चंद्रसेन के पिताजी थे, और उदय सिंह राव चंद्रसेन के बड़े भाई थे। तो राव चंद्रसेन जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इनका राव चंद्रसेन कौन से शासक थे? किसके शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? अजीत सिंह राठौड़ ने, दुर्गादास राठौड़ ने, राव चूड़ा ने, जसवंत सिंह राठौड़ ने। दोस्तों आपको सही प्रश्न का सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने दे रखा है कि भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, और प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर डी, जसवंत सिंह राठौड़। दोस्तों जसवंत सिंह राठौड़ जिसने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों आपको प्रतिदिन 30 मिनट का समय निकालना है हिंदी प्लस जीके के लिए। दोस्तों क्योंकि इसमें आपके 40 प्रश्न 15 हिंदी के और 25 सवाल जीके के कराए जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम तक आपके 1000 से 1500 सवाल हम तैयार करा देंगे। दोस्तों 1000 से 1500 सवाल काफ़ी होते हैं। दोस्तों इसमें से हम इम्पोर्टेंट प्रश्न लेंगे जो आपके एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ईश्वर सिंह ने, मान सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या बिशन सिंह ने। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी को पता होगा दोस्तों इसका सही आंसर कि 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। दोस्तों इस प्रकार के इजी सवाल भी आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन जितने प्रश्न इजी होते हैं वह उतने ही गलत होते हैं। दोस्तों ये भी याद रखना, क्योंकि जो प्रश्न जो इजी होता है वही प्रश्न सभी के गलत होता है। तो 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जब तक दोस्तों आप आंसर बताएं, हम मेव किसान आंदोलन के बारे में कुछ आपको 1-2 फैक्ट बताता हूँ। आपको आंसर बताना है कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। मैं आपको एक मेव किसान आंदोलन से संबंधित 1-2 फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों मेव किसान आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों जब यह आंदोलन हुआ था, तो यह आंदोलन हुआ था अपने 1931 के मध्य हुआ था। 1931 से 1932 के आसपास ये आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 1931 और के आसपास हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों कि मेव किसान आंदोलन आपसे पूछे एग्जाम में कि मेव किसान आंदोलन कौन से राज्यों यानी कौन से जिलों से संबंधित था उस समय, तो ये अलवर और भरतपुर। आपको याद रखना अलवर और भरतपुर, ए और बी। मेव किसान आंदोलन अलवर और भरतपुर ए बी से संबंधित था। मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर से संबंधित था। और अब बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 19 का मेव किसान आंदोलन का सही आंसर निकल कर आता है अपने ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली का सही आंसर निकल कर आ रहा है। दोस्तों मोहम्मद अली कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली द्वारा किया गया था 1931 में, जो कौन से जिलों में था? अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में किसान आंदोलन से संबंधित था। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या है दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था? राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? आपको प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जो मारवाड़ के व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जय नारायण व्यास ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21 निकल कर आ रहा है
कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया था। मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ कर दिया गया था। 2001 से, 2000 से, 2002 से या 1999 से दोस्तों, कब से कार्य आरंभ कर दिया गया था। तो मार्च 2000 से मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे द्वारा लाया गया पेपर आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी जाकर चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर हम आपको PDF उपलब्ध करा सके। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या है। बेनेश्वर मेला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नोट कर दीजिए, डबल स्टार लगा दीजिए दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। आप इसका आंसर बताएं और हम आपको बताते हैं बेनेश्वर मेले से संबंधित एक दो फैक्ट। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा। तब तक हम आपको बताते हैं कि बेनेश्वर मेले से संबंधित आपको एक दो फैक्ट बताते हैं दोस्तों। बेनेश्वर मेला जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह आयोजित किया जाता है डूंगरपुर जिले में किया जाता है दोस्तों। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह आयोजित किया जाता है डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। बेनेश्वर मेला आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में दोस्तों, कि प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर पूछे कि सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो आपको बताना बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सी नदियाँ, सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अब आप सही दोस्तों, अब इस प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है कि बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। अब इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों माघ पूर्णिमा को। कब किया जाता है, माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23 है, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, प्रश्न नंबर 23 है आपके लिए कि संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है। राग रत्नाकर को, रत्नावली को, राधा गोविंद संगीतकार को या श्रृंगार हार ग्रंथ को कहा जाता है दोस्तों। संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है राग रत्नाकर को कहा जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा राग रत्नाकर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या है, किस वाद्य यंत्र की आकृति चिल्लम के आकार के समान होती है दोस्तों। चिल्लम की आकृति कैसी होती है, इस टाइप की आकृति होती है। किस वाद्य यंत्र की आकृति चिल्लम के समान होती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी को इसका सही आंसर पता होगा, शहनाई की। शहनाई जिसकी आकृति चिल्लम के आकार जैसी होती है दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 क्या है, फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों। आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। आप इसका आंसर सोचिए, तब तक हम आपको बताते हैं जो नई फसल के उगने पर कौन सा नृत्य किया जाता है। आपको इसका आंसर बताना है और ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसके एक दो संबंधित आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने पर जो नृत्य किया जाता है वह तो क्या जाता है दोस्तों, बम नृत्य किया जाता है, बम रस्सिया नृत्य। और ये जो बम रस्सिया नृत्य होता है वह आपसे क्षेत्र पूछे दोस्तों, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ए और बी, यानी अलवर और भरतपुर दोस्तों। अलवर और भरतपुर में नई फसल के उगने पर जो नृत्य किया जाता है वही नृत्य क्या होता है, बम रस्सिया नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है, बम रस्सिया नृत्य होता है। तो इसका सही आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बम नृत्य। जबकि अग्नि नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है अपने दोस्तों बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के। जबकि चंग नृत्य आपने शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। कौन सा, कच्ची घोड़ी चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी और ये चंग नृत्य, ये शेखावटी नृत्य है। बिंदोरी नृत्य दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके कि बिंदोरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आपके लिए है कि जो बिंदोरी नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। सभी को कमेंट करके करना है कि प्रश्न नंबर 25 जिसका ऑप्शन नंबर डी बिंदोरी नृत्य, आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, बंशीधर शर्मा, लक्ष्मीराम, नानूराम या मोतीलाल। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, बताओ दोस्तों। तो नानूराम जी इसका सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी,
सिक्योरिटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानूराम जी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 और शानदार प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। कर्मचारी चयन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लोक देवता से संबंधित प्रश्न हर बार चाहे कौन सा भी एग्जाम हो 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों। तो लोक देवता को पसंद करने के लिए, किस लोक देवता को पसंद करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है दोस्तों? कौन से लोक देवता जिन्हें पसंद करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है? मामादेव, केशा कुंवर जी, मेहा जी या मल्लीनाथ जी दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा कि भैंस की बलि दी जाती है कौन से लोक देवता को? मामादेव को दी जाती है। कौन से लोक देवता को? मामादेव लोक देवता है जिन्हें भैंस की बलि दी जाती है दोस्तों। यहाँ से आप एक चीज़ और नोट किए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मामादेव जिन्हें हम बरसात के लोक देवता भी कहते हैं, यह आपको याद रखना है दोस्तों। मामादेव से संबंधित प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में कि बरसात के लोक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, बरसात के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा? मामादेव। बढ़ते हैं आज का प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? जोधपुर में, अजमेर में, डूंगरपुर में या सिरोही में दोस्तों? आपको आंसर बताना है कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? जोधपुर, अजमेर, सिरोही या डूंगरपुर में की जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर में की जाती है दोस्तों। और डूंगरपुर में ही बेनेश्वर मेला लगता है दोस्तों। प्रश्न अभी आया चुका है, पहले रिपीट हुआ था कि डूंगरपुर में कौन सा मेला बढ़ता है? बेनेश्वर मेला बढ़ता है, जो सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर बढ़ता है। और कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। वहीं पर एक खंडित शिवलिंग जी की पूजा भी की जाती है। तो कहाँ की जाती है? डूंगरपुर में की जाती है। प्रश्न नंबर 29 क्या है? गुंगी क्या है? गुगी क्या है? एक आभूषण है, एक जाति है, एक वस्त्र है या एक नृत्य है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गुगी। गुगी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गुगी हो जाएगा एक वस्त्र है दोस्तों। क्या है? एक वस्त्र है। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, गुगी एक वस्त्र है। प्रश्न नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करके नोट करो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डामोर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है दोस्तों? प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, गमेती, कोतवाल या पटेल दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों? डामोर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है दोस्तों। उससे पहले आंसर से पहले पूछने पर अपन देखते हैं कि जो मुखी है, मुखी जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन अपने बी है, जैसे कोतवाल है दोस्तों। कोतवाल के मुखिया को क्या कहा जाता है? सेहरिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं, किनके? जो सेहरिया जनजाति है, सेहरिया जनजाति के जो मुखिया है उनको कोतवाल कहा जाता है। जबकि अपने पटेल क्या हो जाएगा दोस्तों? जो पटेल है वह गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। जबकि गमेती भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? भीलों के मुखिया को गमेती कहा जाता है। जबकि मुखी हो जाएगा अपने डामोर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए, मुखी। दोस्तों इस प्रश्न के चारों ऑप्शन आपको रट लेने हैं, एग्जाम में प्रश्न हूबहू टपकेगा। नोट करना दोस्तों, प्रश्न टपकेगा कि डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। जबकि कोतवाल सेहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। गमेती भीलों के मुखिया को गमेती, जबकि पटेल से गरासिया जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 31 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 31 है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4 और आपको सुमेलित करना है कि कौन सी लोक देवी कौन से क्षेत्रों से, मतलब कौन से जाति दे रखी है, उन जाति से संबंधित लोक देवी आपको दे रखी है और आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? आदिवासियों की देवी दोस्तों, सभी को पता है कि आदिवासियों की देवी किसे कहा जाता है? कंठेश्वरी माता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए का तीसरा। तो दोस्तों देखो, तीसरा इसमें भी है और तीसरा इसमें भी है। बढ़ते हैं चारणों की लोक देवी। चारण कहाँ होते हैं? सर्वाधिक चारण होते हैं दोस्तों अपने मारवाड़ में। और मारवाड़ की कुल देवी सभी को पता है कौन सी है? मारवाड़ की कुल देवी कर्णी माता। तो ऑप्शन नंबर जो चारणों की कुल देवी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो कर्णी माता। ऑप्शन नंबर बी में भी दोस्तों ये दे रखा है। बढ़ते हैं चौथा, सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी हो जाएगी अपना आई माता। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? आई माता। और अपने चौहानों की कुल देवी हो जाएगी कौन सी? जीन माता। तो सी का हो जाएगा पहला, और चौहानों की कुल देवी हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी माता, चारणों की देवी कर्णी माता, सिरवी जाति की कुल देवी आई माता और चौहानों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? जीन माता। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ अपन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या है?
चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों। एक प्रश्न तो यही से बन गया दोस्तों कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने करवाया था दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। लेकिन कीर्ति स्तंभ या इसकी जो कीर्ति स्तंभ है, जो 7 मंजिला एक भव्य किला का प्रतीक है, किसने बनवाया था दोस्तों। प्रश्न सुनना दोस्तों कि विजय स्तंभ का निर्माण तो कुंभा ने करवाया था, लेकिन कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला है, एक भव्य किला है, किसका प्रतीक, किसने बनवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, बघेल वंशीय शाह जीजा ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या वासुपाल एवं तेजपाल ने दोस्तों। सही आंसर आपको बताना है। अभी तक का बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों। काफ़ी कंफ्यूजन वाला सवाल है, मॉडरेट सवाल है कि राणा कुंभा ने तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, लेकिन कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला है उसका भव्य किला का प्रतीक किसने करवाया था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर निकल कर आता है अपने बघेल वंशीय शाह जीजा ने करवाया था दोस्तों। बघेल वंशीय शाह जीजा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 32 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के जो मॉडरेट सवाल, जो ईजी सवाल होते हैं दोस्तों, ये भी हम क्या गलत कर लेते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है, कि राजस्थान में कौन सा भाग नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। अरावली और पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, थार और अन्य शुष्क क्षेत्र देखने को मिलता है, विंध्याचल और मालवा सहित पठार भी आपको देखने को मिलता है, जो हाड़ौती क्षेत्र में अपन को देखने को मिलता है। अरावली क्षेत्र जो मध्य में अपन को देखने को मिलता है राजस्थान के, जबकि थार क्षेत्र अपन को पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन चौथा ऑप्शन पश्चिमी और पूर्वी घाट दोस्तों, पूर्वी घाट अपन को राजस्थान में नहीं देखने को मिलता है, पूर्वी घाट अपन को राजस्थान में नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी और पूर्वी घाट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। जब मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की समस्या हो जाए तो उसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपको इसका सही आंसर बताना है कि जब मिट्टी में खारेपन की और क्षारीयता की समस्या हो जाए तो हमें उसके क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। खारापन हो जाए यानी मिट्टी के जब खारी हो जाए तो उसमें हम क्या कर लेंगे, जिप्सम मिला देंगे। और जिप्सम कैसा होता है दोस्तों, फीका होता है। यानी जब मिट्टी खारी हो जाए तो उसमें हम क्या फीका मिला देंगे तो क्या मिट्टी क्या हो जाएगी, एक लेवल की हो जाएगी। तो हम क्या हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, खारा होता है, तो खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ट्रिक है कि जब मिट्टी खारी हो जाए तो उसमें फीका मिला देंगे। जब मिट्टी खारी यानी खट्टी हो जाए तो उसमें क्या, उसको मिट्टी को लेवल में लाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे, खारा मिला देंगे। और खारा क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। तो खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा, जिसे हम कहते हैं मावट कहते हैं, किन कारणों से होती है दोस्तों। जो राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसे हम मावट कहते हैं, वह किन कारणों से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पछुआ हवाओं के कारण या हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण दोस्तों। तो सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, सभी को इसका सही आंसर पता होना चाहिए दोस्तों कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं। और मावट कब होती है दोस्तों, सभी को पता है, दिसंबर और जनवरी के महीने में जो शीतकालीन हवाएं चलती है उसे ही मावट कहा जाता है। मावट को ही गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, मावट एक तरीके से वर्षा होती है जो शीतकाल में देखने को मिलती है, जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और ये रबी की फसल के लिए क्या मानी जाती है, मावट गोल्डन ड्रॉप्स मानी जाती है दोस्तों। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से किसे जाना जाता है, मावट को जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पे करने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। स्थानांतरित, स्थान को परिवर्तन करना, मतलब एक स्थान पे कृषि करने के बाद में कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर कृषि करना, क्या कहा जाता है। जूमिंग, वालरा, कुमारी या चेना दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो वालरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, वालरा, चिमाता, दजिया, ये सभी इसी के प्रकार है। वालरा, चिमाता, दजिया ये सभी स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं जो सर्वाधिक अपन को दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। भील जनजाति सर्वाधिक की जाती है, जो आपको सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि स्थानांतरित कृषि जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और दक्षिण क्षेत्र में कौन से जिले हो जाएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि का प्रभाव पड़ा है दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कच्चे लोहे में, कोयला में, प्राकृतिक गैस में या सीसा और जस्ता में। किस क्षेत्र में राजस्थान का एकाधिकार है, तो सीसा और जस्ते में सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, सबसे बड़ा उत्पादक है सीसा और जस्ता में। प्रश्न नंबर 38,
आज का तीसरा सबसे लास्ट प्रश्न है, थर्ड प्रश्न नंबर लास्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों? आपको बताना कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। जब जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो आपने जब 100% जनसंख्या है, कितनी प्रतिशत राजस्थान में जनसंख्या? 100%। 100% जनसंख्या में से 75.10% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण है, जबकि 24.90% जनसंख्या शहरी है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको इसके साथ यह भी याद रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या तो 75.10 है, अब बच्ची की जनसंख्या कितनी? 24.90 जनसंख्या। तो 24.90 जनसंख्या क्या हो जाएगी? जो शहरी जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों। तो ग्रामीण जनसंख्या 75.10 है, शहरी जनसंख्या 24.90। याद रखो दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.10 और शहरी जनसंख्या है 24.90। प्रश्न नंबर 39, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। एनटीपीसी यानी अंता, एनटीपीसी कहाँ पर है? अंता में है, अंता में है। अंता, एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चलित एक विद्युत स्टेशन है जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? अंता, अंता यानी अंता में एनटीपीसी एक प्राकृतिक गैस चलित एक विद्युत स्टेशन है जो कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में, भीलवाड़ा में, अलवर में या बारां में दोस्तों? सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारां। अंता जो कहाँ पर है? बारां में, और एनटीपीसी अंता जो बारां में। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और कमेंट करके दोस्तों सभी ये बताना कि हमारे द्वारा लाया गया मॉडल पेपर आपको कैसा लगा दोस्तों। इससे हमें क्या मोटिवेशनल मिलता है, ताकि हम कल आपके लिए प्रतिदिन, जब तक आपके 4 फरवरी तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तब तक हम हर प्रत्येक दिन 100 प्रश्नों का पेपर तैयार करेंगे दोस्तों, जिसमें से 40 प्रश्न राजस्थान जीके प्लस हिंदी के 40 प्रश्न मैं करूंगा, और बाकी का प्रश्न आपको सेम डे 60 प्रश्न जो आपको चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 40 का क्या हो जाएगा आंसर? प्रश्न नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों? कौन सा पर्यटन स्थल जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों? रामदेवरा जैसलमेर, देलवाड़ा सिरोही, नाथद्वारा राजसमंद या रणकपुर पाली दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? सभी को इसका आंसर सही भी को पता होगा दोस्तों, रामदेवरा जैसलमेर। जो रामदेवरा है जैसलमेर में, वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता है, सांप्रदायिक सद्भावना का संत किसे जाना जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि सांप्रदायिक सद्भावना, लोक देवता नहीं पूछा है दोस्तों मैंने, सांप्रदायिक सद्भावना का संत आपको बताना, सांप्रदायिक सद्भावना का संत कौन से संत को माना जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताना दोस्तों। कल की क्लास में इस प्रश्न को देखेंगे अपन कि सांप्रदायिक सद्भावना का संत किसे माना जाता है। आपको बताना है चरणदास जी या लालदास जी। 2 ऑप्शन में आपको देता हूँ, चरणदास या लालदास जी। आपको बताना है कि सांप्रदायिक सद्भावना का संत किससे जाना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का संत चरणदास जी को जाना जाता है या लालदास जी को? दोस्तों सभी को कमेंट करना है। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद।